कथनों के विज्ञान, पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना, नॉलेज और नो। विज्ञान यानी साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना, नॉलेज और नो। तो विज्ञान की परिभाषा, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। दूसरा है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तीसरा है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाइसियर। रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन और पांचवा है जैव रसायन, छठवां है कृषि रसायन, सातवां है औषधि रसायन, आठवां है विश्लेषिक रसायन। रसायन विज्ञान की शाखाएं, पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, तीसरा है कार्बनिक रसायन, चौथा है औद्योगिक रसायन, पांचवा है जैव रसायन, छठवां है कृषि रसायन, सातवां है औषधि रसायन, आठवां है विश्लेषिक रसायन। हमारा पहला अध्याय है अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9 की पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस अध्याय में पढ़ना क्या है? एक तो पढ़ना है द्रव्य, दूसरा पढ़ना है द्रव्य की अवस्थाएं और तीसरा पढ़ना है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पहला, द्रव्य अथवा पदार्थ क्या है, दूसरा पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, तीसरा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है और कितने प्रकार से होता है, ये हमें पढ़ना है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता हो, द्रव्य कहलाता है या पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के उदाहरण हैं पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, मानव, वाहन, ढेर सारे उदाहरण हैं। और जो पदार्थ के उदाहरण नहीं हैं, जो पदार्थ नहीं हैं, वे हैं ध्वनि और प्रकाश। अगली हेडिंग, पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, पहला है द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसे हम द्रव्यमान को इस्मालियम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को इस्मालियम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है भार। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, भार कहलाता है। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, भार कहलाता है। भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ऊर्जा।
किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है यम सी स्क्वायर, जहाँ पर यम द्रव्यमान है, सी प्रकाश का चाल है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। यदि द्रव्यमान यम तथा भार W हो तो W बराबर mg। यदि द्रव्यमान यम एवं भार W हो तो W बराबर mg, जहाँ g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण है। जहाँ g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण है। नोट: रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भार एवं द्रव्यमान समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भार एवं द्रव्यमान समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगली हेडिंग, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आपको सब मिला के केवल इतना ही कह देना है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण अगली हेडिंग है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के मध्य निम्न अभिलाक्षणिक गुण है। पहला है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ता है। पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ता है। चौथा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्यों? पहला है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा है, गतिज ऊर्जा की मात्रा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। अगली हेडिंग, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण भी अधिक होता है। दोबारा से सुन लें, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण भी अधिक होता है। नोट: अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, समानुपाती का चिन्ह है टी यानी टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी समानुपाती टेम्परेचर। अतः तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अतः ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव अवस्था कहलाती है। तीसरा है गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
जो आपको जानना है। ठोस में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? ठोस में अणुओं की व्यवस्था, तो क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविक जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इनकी संरचना 3D होती है। क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविक जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा है ठोस का आयतन एवं आकार, तो ठोस के कणों के मध्य अंतराण्विक बल अत्यधिक प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के कणों के मध्य अंतराण्विक बल अत्यधिक प्रबल होता है, जिसके कारण इनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस में घनत्व घनत्व उच्च होता है। ठोस में घनत्व उच्च होते हैं। गर्म करने पर गैस का प्रसार, ठोस को गर्म करने पर कणों का प्रसार बहुत कम होता है। ठोस को गर्म करने पर कणों का प्रसार बहुत कम होता है। अगला है संपीड्यता, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं या लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता में से होता है दबाना किसी चीज को। अंतराकणीय स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं या लगभग असंपीड्य होते हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है, जिस कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है, जिस कारण इसके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। संपीड्यता, द्रव जो है ठोस से अधिक संपीड्य है, परंतु गैस से कम संपीड्य है। ठोस तो लगभग असंपीड्य होता है, द्रव होता है, पर गैस से कम होता है। द्रव कम संपीड्य होते हैं क्योंकि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं में अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। ठोस लगभग नगण्य था, यहाँ पर कम लिखा है इसीलिए, क्योंकि ठोस से अधिक होता है और गैस से कम होता है। प्रसरण या गर्म करने पर प्रसार, ठोस की अपेक्षा अधिक प्रसार दर्शाते हैं। द्रव जो है वो गर्म करने पर ठोस की अपेक्षा अधिक प्रसार दर्शाते हैं। अगला है गैस अवस्था। गैसों में अणुओं की व्यवस्था। गैसों में अणुओं की व्यवस्था, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगभग नगण्य तथा अंतराण्विक का स्थान अधिक होते हैं। अधिक होने के कारण ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में अति तीव्र वेग से गतिशील होते हैं। गैसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगभग नगण्य तथा अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में अति तीव्र वेग से गतिशील होते हैं। अगला है गैसों का आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में संवेग स्थानांतरित होते रहते हैं एवं ये स्थानांतरण दाब लगाते हैं। गैसों में संवेग स्थानांतरित होते रहते हैं एवं ये स्थानांतरण दाब लगाते हैं। संपीड्यता, संपीड्यता, गैस अधिक संपीड्य होते हैं। गैस अधिक संपीड्य होते हैं। दूसरा है गतिज ऊर्जा। गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गैसों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है? गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। घनत्व, घनत्व, अंतराण्विक स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। दुर्लभ प्रसरण, दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण गैसें गर्म करने पर अत्यधिक प्रसारित होती हैं। दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण गैसें गर्म करने पर अत्यधिक प्रसारित होती हैं। अगली हेडिंग पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। गैस से ठोस में आ रहा है तो दृढ़ीकरण है, वो प्रक्रिया दृढ़ीकरण है या दृढ़ीकरण कहलाता है। ठोस से द्रव में जा रहा है तो गलन, और द्रव से ठोस में जा रहा है तो जमना, द्रव से गैस में जा रहा है तो वाष्पन, गैस से द्रव में आ रहा है तो संघनन। अगली हेडिंग गलन की गुप्त ऊष्मा।
गलन की गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस की 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठोस में नोट है, ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। अगली हेडिंग, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद। अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद पहला है गलन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलन कहते हैं। दूसरा है गलनांक, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अगला है हिमीकरण एवं हिमांक। हिमीकरण एवं हिमांक, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। अगली हेडिंग है क्वथनांक। क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट का गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। ऊर्ध्वपातन, अगला है ऊर्ध्वपातन, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला है निक्षेपण। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगला है वाष्पन, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है वाष्पन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है वाष्पन कहलाती है। अगली हेडिंग है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगली हेडिंग है अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन हो उसमें ताप भी एक महत्वपूर्ण कारक है, एक प्रमुख कारक है। ताप परिवर्तन करने पर द्रव्य की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा प्रभावित होती है। ताप परिवर्तन करने पर द्रव्य की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा प्रभावित होती है। ताप में वृद्धि करने पर ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो गैस में बदल जाएगा। ताप में कमी करने पर गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। अगला है तापमान मापन का पैमाना। तापमान मापन का पैमाना, तापमान मापन के 3 पैमाने हैं। पहला है केल्विन पैमाना, दूसरा है सेल्सियस पैमाना, तीसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना, तीसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। तो केल्विन पैमाना क्या है? केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस में 273.16। टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। यानी कि यदि कोई दिया हो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और उसे हमें केल्विन में बदलना हो, मान लीजिए हमें 100 दिया हो, केवल 100 डिग्री सेल्सियस दिया हो, उसे तो केल्विन में बदलना हो तो हम 100 में केवल 273 जोड़ देंगे, वो केल्विन में बदल जाएगा। मान लीजिए यदि 200 दिया हो, 200 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में बदलना हो तो उसमें भी 273 जोड़ना है, 273.16 जोड़ लेना है,
वह 100 केल्विन में बदल गया। चाहे जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हो, 50 दिया हो, फिर भी इतना जोड़ना है। 100 दिया हो, 500 दिया हो डिग्री सेल्सियस, सब में 273.16 जोड़ना है, वह केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन ताप की एसआई इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। केल्विन ताप की एसआई इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन। सुविधा के लिए हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लेते हैं। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने पर ताप, केल्विन पैमाने पर ताप -273.16। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर टेम्परेचर इन केल्विन -273.16। वही जो आपने इसमें किया, जस्ट इसी का उल्टा है। यदि कोई भी चीज़ केल्विन में दे रखा है, मान लीजिए 300 केल्विन दे रखा है आपको टेम्परेचर में, आपको उसे सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से केवल 273.16 घटा देनी है। 500 केल्विन दे रखा है, फिर भी उसमें से 273.16 घटा देनी है। यदि मान लीजिए कम दिया है, 50 दिया है, फिर भी उसमें इतना घटाना है, पर माइनस में आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप से परस्पर संबंध रखता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप से परस्पर संबंध रखता है। यह बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में बदलना हो फ़ारेनहाइट में, तो 100 गुणे 9/5 कर देंगे, प्लस में 32 जोड़ देंगे, तो वही हो गया। 100 गुणे 9/5 करेंगे तो 100 से 5 कट जाएगा। 100 अंश में है, हर 5 में है, 5 हर में है, तो 5 पिसाम में 100, बेस नहीं है 180, 180 में 32 जोड़ देंगे, वो फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। अगला हेडिंग है वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, चौथा है आर्द्रता। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। पांचवा है वायु में गति की वृद्धि। वायु में गति की वृद्धि, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अगली हेडिंग वाष्पीकरण के प्रभाव। वाष्पीकरण के प्रभाव, पहला, गीली चादर का धूप में जल्दी सूखना। गीली चादर का धूप में जल्दी सूखना क्यों? धूप में फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। धूप में फैलाने पर ताप का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा है पानी से भरे मिट्टी के घड़े के बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना। पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना। पानी से भरी मिट्टी के घड़े से जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है। पानी से भरे मिट्टी के घड़े में पानी से भरे मिट्टी के घड़े से जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है। अगला है वाष्पीकरण का प्रभाव। गर्मी में सूती कपड़े पहनने पर वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होना। गर्मी में सूती कपड़े पहनने पर वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होना। अगला है तेज धूप वाले दिन छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव। तेज धूप वाले दिन छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव। अगला है स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होना। स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होना। स्पिरिट अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। इसे हथेली पर रखने पर इसके कण शीघ्रता से हमारी हथेली से
ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें शीतलता का अनुभव होता है। स्पिरिट अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। इसे हथेली पर रखने पर इसके कण शीघ्रता से हमारी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें शीतलता का अनुभव होता है। नोट: एसीटोन, पेट्रोल आदि का हाथ या त्वचा आदि पर गिरने पर इसी कारण शीतलता का अनुभव होता है। एसीटोन, पेट्रोल आदि का हाथ या त्वचा आदि पर गिरने पर भी इसी कारण शीतलता का अनुभव होता है।